दोस्तों नमस्कार। मैं केपी सिंह। आप देख रहे हैं पीपल बिल। उत्तर प्रदेश का राजनीतिक माहौल एक बार फिर से सनसनी भरा हो गया है। वह यूं कि शनिवार के दिन पिछले कुछ वर्षों की परंपरा रही है, छोटी दीपावली के दिन अयोध्या में योगी जी बहुत बड़े स्तर पर दीपोत्सव का आयोजन करते हैं। लाखों दीप जलाए जाते हैं। हर साल वो इसमें एक नया रिकॉर्ड रचते हैं। गिनीज बुक की टीम बुलाई जाती है और वो टीम नोट करती है उसको, और वो हर साल वो अपना ही पिछला रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। नया रिकॉर्ड कायम कर देते हैं। इस बार भी अपनी उन्होंने दीपोत्सव में इसी महत्वाकांक्षा के अनुरूप काम किया। वो जो है इस आयोजन में अपने सारे मंत्रियों को भी जुटाते हैं, लेकिन इस बार अचानक उन्होंने परिवर्तन कर दिया। आयोजन हो रहा था, पिछले वर्षों में उनके दोनों उप मुख्यमंत्री भी उसमें आमंत्रित रहते थे। इस वर्ष भी आमंत्रित थे, लेकिन औपचारिकता के लिए। लेकिन वो समझ रहे थे कि जैसे पिछली बार उनको महत्व मिला, वैसी इस बार भी महत्व मिलेगा। तो केशव मौर्य तो जो बिहार में चल रहा है विधानसभा का चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने उनको सह प्रभारी नियुक्त कर रखा है। तो केशव मौर्य तो इन दिनों बिहार में थे। वहाँ के जो चुनावी वो है, जो कुरुक्षेत्र सज रहा है, उसमें वो जूझ रहे थे। तो लेकिन केशव मौर्य इसी ये दीपोत्सव में शामिल होने के लोभ का मोह का संवरण नहीं कर पाए, तो वो भी चले आए थे। और ब्रजेश पाठक भी थे, लखनऊ आ गए थे। दोनों का ये था कि कार्यक्रम में रहेंगे। लेकिन योगी ने एक ऐसा काम किया, ये नहीं कि उन्होंने अनजाने में ये काम कर दिया हो। योगी ने जानबूझकर एक काम कर दिया कि उसका जो विज्ञापन छपाया, उस विज्ञापन में अपनी तस्वीर और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर, इसके अलावा बाकी सारी तस्वीरें गायब। उसमें दोनों अपने उप मुख्यमंत्रियों की तस्वीरें गायब, और विज्ञापन में नाम भी छपे। तो चूँकि ये आयोजन पर्यटन विभाग के सौजन्य से होता है, तो इसलिए जो पर्यटन मंत्री हैं जयवीर सिंह, उनके नाम का उसमें उल्लेख हुआ विज्ञापन में। और दूसरा जिस मंत्री के नाम का उल्लेख हुआ वो है सूर्य प्रताप जी शाही, क्योंकि सूर्य प्रताप जी शाही जो है वो अयोध्या के प्रभारी मंत्री। तो इन दोनों नामों का उल्लेख हुआ। वो पूरा उन्होंने नहीं देखा कि जब उप मुख्यमंत्री भी उसमें रहेंगे, तो भले ही उप मुख्यमंत्री का पद संवैधानिक पद नहीं है, लेकिन ये मान लिया जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद जो प्रदेश सरकार की ये दो बड़ी हस्तियां मौजूद रहेंगी, तो इनका नाम भी होना अनिवार्य है। लेकिन जानबूझ के मुख्यमंत्री जी ने ये काम किया कि इन दोनों के नाम गुल करवा दिए। अब जब ये लखनऊ आ गए दोनों और पूरा वहाँ जाने की तैयारी करने लगे, तब उनको इसकी जानकारी हुई कि उन पर तो जो है उनकी इस ढंग से उनको जो है बेइज्जत करने का काम किया गया। तो दोनों बुरी तरह से तिलमिला गए, और दोनों ने जो है ये तय कर लिया कि हम नहीं जाएंगे। और बाकायदा उन्होंने ये मीडिया में भी ये बात लीक कर दी। और केशव मौर्य तो बहुत चहेते हैं भारतीय जनता पार्टी के हाई कमान के, तो केशव मौर्य ने भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को भी इस मामले में अवगत करा दिया, और वो नहीं गए। उनके साथ साथ में ये हुआ कि इस मामले में राज्यपाल महोदया आनंदीबेन पटेल, उनको भी बहुत बुरा लगा। वैसे तो आनंदीबेन पटेल का वो पूरा लिहाज करते मुख्यमंत्री जी। वो जो है वो ये कभी नहीं हुआ कि वो उनको इग्नोर करने की कोशिश करें। कोई भी महत्वपूर्ण कदम प्रदेश में अगर उठाया जाता है, तो वो समय समय पर उसकी जानकारी देने के लिए राजभवन जाते हैं। और भी जब भी ये अपेक्षित होता है, तब वो राजभवन जाना और राज्यपाल महोदय को अवगत कराना, ये इसको भूलते नहीं। अच्छा, ये भी सब जानते हैं कि जो राज्यपाल महोदय हैं वो जो है वो 5 साल का उनका जो कार्यकाल था पहला,
वो पूरा हो चुका था जुलाई 2024 में, और ये था कि उत्तर प्रदेश में नए राज्यपाल की नियुक्ति हो जाएगी। 85 वर्ष की उनकी उम्र भी हो गई। तो ये भी था कि जब आपने कलराज जी को 75 वर्ष की उम्र पे और तमाम सारे राज्यपाल आपने रिटायर कर दिए थे उम्र के आधार पे, तो वो तो बहुत ही ज़्यादा उम्र दराज हो चुकी हैं आनंदीबेन पटेल। तो आनंदीबेन पटेल का भी ये था कि आनंदीबेन पटेल को भी के भी उत्तराधिकारी की नियुक्ति कर दी जाएगी। लेकिन न तो आनंदीबेन पटेल का कार्यकाल बढ़ाया गया है औपचारिक रूप से, और न ही आनंदीबेन पटेल का उत्तराधिकारी तय किया गया। 1 साल से अब धीरे धीरे आने, जैसे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा कि उनका औपचारिक रूप से कार्यकाल नहीं बढ़ाया जाता, लेकिन ये जो मोदी जी है वो बिल्कुल ये जाहिर करने में लगे हुए कि RSS और तमाम और पूरी पार्टी चाहे कुछ सोचती रहे, लेकिन हम तो JP नड्डा को अनंत काल तक बनाए रखेंगे। हमारा कोई इरादा नहीं कि दबाव में आके हम कोई दूसरा अध्यक्ष चुन लें। तो अब उन्हें लगा कि JP नड्डा ही जब उनके इतने अधिक वफादार है तो दूसरा चेहरा चुनने के लिए क्यों जाए। लोग कह रहे हैं कि नहीं, चेहरे पर एकता नहीं हो पा रही है, दूसरे नाम पर एकता नहीं हो पा रही। RSS किसी और का नाम दे रहा है, मोदी जी किसी और को चाहते हैं। RSS जो नाम देता है वो मोदी जी उसको जो है पहचान नहीं पाते उस नाम को। उनको लगता है कि दो सत्ता केंद्र खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये सारी बातें फालतू की है। कुल मिला के ये है कि JP नड्डा जो इतने वफादार हैं कि मोदी जी का इशारा हुआ तो उन्होंने संघ को, जैसे कपते बीजेपी में तो संघ की खुली आलोचना करने से हर नेता कांपता है, लेकिन देखिए उनकी दिलेरी और वफादारी की मिसाल देखी JP नड्डा की, कि उन्होंने पिछले लोकसभा चुनाव के पहले कह दिया था कि हम संघ पर निर्भर नहीं है कोई। पहले पार्टी कमज़ोर रही होगी तब जो इसको संघ की ज़रूरत पड़ती होगी। अब तो पार्टी अपने आप में सक्षम है, अब हम संघ की कोई ज़रूरत नहीं समझते कि संघ हमारा काम करे। तो संघ को इतना ज़्यादा जो एक तरह से नीचा दिखाने का जो काम हुआ था, ये पहली बार हुआ था, और इसके लिए तो उनके JP नड्डा के पराक्रम की दाद देनी पड़ेगी। तो JP नड्डा के इसलिए तब से मोदी जी बहुत मुरीद है पार्टी की जो अपनी संवैधानिक व्यवस्था है उसके तहत उनको थोड़ा नाटक करना पड़ रहा है कि हम दूसरा अध्यक्ष तलाश रहे हैं, और इस बारे में वो RSS के जो सरसंघचालक है उनसे भी बात कर लेते हैं। लेकिन वो ये है कि वो RSS हो या पूरी पार्टी, वो सबको ठेके पर रखते हैं। मोहन भागवत जी तो हैं कि किस बिसात में, जब वो लाल कृष्ण आडवाणी को जो इतने अटल जी के बाद में सर्वे सर्वा तो वही थे पार्टी में, जब उन्होंने लाल कृष्ण आडवाणी को ठिकाने लगाने में, इतनी बुरी तरह से ठिकाने लगाने में वो कहीं से जो है डगमगाए नहीं, कहीं से उनको जो है कोई उसमें वो उनको कहीं से विचलित नहीं दिखाई दिए और फैसला कर दिया। तो मोदी जी जो तय कर लेते तो उन पर कोई मोहन भागवत जी भी हों या कोई भी हो, वो लाल कृष्ण आडवाणी को एक कोने में फेंक सकते। तो मोहन भागवत जी की राय से कि वो दबाव महसूस करें मोहन भागवत का, ये तो बेमानी बात है, इसका कोई अर्थ नहीं है। तो उन्होंने अभी तक JP नड्डा को नहीं किया, और JP नड्डा को कंटिन्यू वो कर रहे हैं। वो उनको दूसरा अध्यक्ष पार्टी के लिए नियुक्त करने की आवश्यकता नहीं पड़ रही। उसी तरीके से ये है कि वो उत्तर प्रदेश में भी 85 साल हो जाए या और 95 साल तक हो जाए, फिलहाल वो इस बात की कोई ज़रूरत नहीं महसूस कर रहे कि आनंदीबेन पटेल की जगह हम किसी दूसरे गवर्नर को लाएं, और पार्टी की वो कि चाहे जितना भी कोई प्रभावशाली अपने आप को समझता हो उसकी आलोचना को कोई महत्व नहीं देते योगी जी की। तो ये बड़बड़ाते रहते हैं, कहीं कलराज जी उनको 75 साल में रिटायर कर दिया गया तो मलाल तो उनको हो गई होगा, और उनके तमाम सारे समर्थक वो पूरी ब्राह्मणों की लॉबी वो भी उस पर खपा है, लेकिन ये उनकी मोदी जी की सेहत पे कोई असर नहीं। तो वैसे तो दोनों के रिश्ते जो अभी तक ये दिखाई दिया था कि
जो आनंदीबेन पटेल मतलब राज्यपाल महोदया के और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दोनों के रिश्ते बहुत अच्छे हैं। जब उनका वो पूरा अदब करते हैं, उनके सम्मान का पूरा लिहाज रखते हैं, तो फिर क्यों रिश्ते अच्छे नहीं होंगे। लेकिन एक आध बार ऐसा प्रसंग आया जिससे ये लगा कि नहीं, मामला इतना सीधा नहीं है। वो अपना विनीत होंगे योगी जी, लेकिन योगी जी को काबू में रखने की मंशा का एहसास आनंदीबेन पटेल जी कराती रहती है। उन्होंने एक चिट्ठी लिख दिया था जब ये हो रहा था कि जो साक्षात्कार से की जाने वाली नियुक्तियां थी, और उसको नियुक्तियों में हो रहा था कि नहीं, कि जो आरक्षित वर्ग से है वो कोई उसके लिए योग्य उम्मीदवार नहीं मिला। ये जो रिवाज चल पड़ा था, तो इस रिवाज की जब आलोचना हुई तो आनंदीबेन पटेल जी ने उस पर चिट्ठी लिखी थी मुख्यमंत्री को, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो ये था कि नहीं, वो इस बात के लिए है कि उनको कहीं ना कहीं ये टास्क सौंपा गया है कि मुख्यमंत्री को अंकुश का एहसास कराते रहे। वो अपने आप मुख्यमंत्री को ये गलतफहमी योगी आदित्यनाथ जी को ना हो जाए कि नहीं वो हो गए हैं और अब तो उनका दूसरा कार्यकाल है, तो वो अब जो है अपने तरीके से काम करने के लिए स्वतंत्र है। नहीं, उनके ऊपर है एक अंकुश, उसका वो एहसास करते रहे। वो जो है उनको वो एक आज्ञाकारी मुख्यमंत्री के रूप में अपनी हैसियत को अनुभव करते रहे। ये काम आनंदीबेन पटेल जी समय समय पर राज्यपाल महोदया करती रही। उसकी चर्चा अखबार में भले ही कम हो। एक बार तो उन्होंने ये भी कह दिया था कि अब वो राजभवन से बाहर निकलेंगी, राजभवन भी खोलेंगी बाहर प्रदेश की जनता के लिए, और खुद भी बाहर निकल के फीडबैक लेंगी। तो ये भी कहीं ना कहीं एक तरह से एक योगी जी को थोड़ा योगी जी को परेशानी में डालने वाला ये वक्तव्य था। तो इस तरीके की वो बातें करती नहीं। लेकिन अब ये खुल के सामने आ गया। जो ये लोग कहते थे कि आनंदीबेन पटेल को इसलिए नहीं बदला जा रहा कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की आंख और कान, उनको रखा इसलिए जा रहा, और उसको बखूबी निभा रही योगी जी की कार्यशैली पर नज़र रखने के लिए, उस पर निगाह रखने के लिए उनको किया जा रहा, ताकि योगी जी की जाम्य से बाहर न निकल जाएं। वो समझें, वो अपनी महत्वाकांक्षा वगैरह को वो एक हद में ही रखें। वो जिनको ये एहसास कराने के लिए उसकी एक हद है, उस हद को पार न करें, वरना वो इतने बड़े नहीं हो गए कि नहीं, उनका जो है केंद्रीय नेतृत्व जैसे तमाम सारे राज्यों में गुड्डे गुड़ियों की तरह मुख्यमंत्री बदल दिए उन्होंने। वो जो है वो स्थिति योगी जी के लिए भी हो सकती है। ये योगी जी इस बात का एहसास करते रहे। ये काम आनंदीबेन पटेल करती नहीं। तो आनंदीबेन पटेल के माध्यम से जहाँ पर योगी सरकार से कोई चूक होती है तो उसकी जानकारी वो केंद्रीय नेतृत्व तक पहुंचती रहती है, और फिर केंद्रीय नेतृत्व जो लगातार उनको दबाव में रखने की कार्यनीति के तहत काम करता है केंद्रीय नेतृत्व, तो वो जानकारी का उपयोग करके और समय समय पर उनको खुराक देता रहता है योगी जी को। और अभी जब बहुत ज़्यादा पिछले दिनों में खुराक दे दी थी तो योगी जी की तो स्थिति बहुत बिगड़ गई थी। बहुत जो है काफ़ी उन्होंने उनको लेके आए, जिनसे 36 का आंकड़ा लोग कहते हैं मेरे साथ में उनको आया, लेकिन पुलिस की जो नियुक्तियां थी उसमें लेके आए, जबकि कोई लेना देना नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री का राज्य की पुलिस की नियुक्तियों से क्या लेना देना, लेकिन वो नियुक्ति पत्र का वितरण कराने के बहाने से उनको लेके आए, और उन्होंने ये उनको आभास कराया कि मेरे रुख को लेके केंद्रीय नेतृत्व को सशंकित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी तरफ से कहीं से भी कोई अवज्ञा जैसी स्थिति पैदा नहीं होगी, ये आश्वस्त कराने की कोशिश करते रहे। लेकिन हर आदमी के धैर्य की सीमा होती है। तो हमें लगता है कि इतना सब कुछ करने की, अभी पिछले करीब उन्होंने 1 साल तक लगातार बहुत कातर मुद्रा में पेश हुए ताकि एहन संतुष्ट हो जाए मोदी जी का और अमित शाह का। लेकिन
फिर भी फिर भी जो है उनका रवैया वही बना रहा, फिर भी वो बराबर उनको नीचे दिखाने का जो काम करते रहे। तो अब ये लगता है कि अब योगी जी ने दिखाना शुरू कर दिया कि नहीं होगा, कि आपने वहाँ पे राजस्थान में वसुंधरा को बहुत सस्ते में निपटा दिया, मध्य प्रदेश में आपने शिवराज सिंह को बहुत सस्ते में निपटा दिया, ये हुआ करे। लेकिन हम जो है हम इतने इतने पिलपिले नहीं हैं कि आप हमको निपटा देंगे। और तो जो काम कर रहे हैं वो लगातार हमारी फरियत करने का काम कर रहे हैं। योगी जी को तो तभी आपत्ति थी जब केशव मौर्य चुनाव हार गए थे, तो केशव मौर्य को जो है आपने क्यों बेबस किया कि उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए। योगी जी चाहते थे कि अगर पिछड़े वर्ग से कोई मुख्यमंत्री बनना ही है तो स्वतंत्र देव के लिए योगी के मन में था कि उनकी स्वतंत्र देव के नाम पे आप सहमति आप दे दें, तो क्योंकि आपका ये फर्ज होना चाहिए केंद्रीय नेतृत्व का कि उनका मुख्यमंत्री जिसमें मन से काम कर पाए, हम वो काम करें। कोई मुख्यमंत्री प्रतिद्वंदी थोड़ी है, लेकिन अजीब रवैया भारतीय जनता पार्टी का। वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के साथ एक तरह से प्रतिद्वंदी नेता की तरह, विपक्षी नेता की, जैसे यहाँ विपक्ष की सरकार उस तरह से व्यवहार कर रहे कि उसका खेल कैसे बिगड़े। तो उन्होंने जो है स्वतंत्र देव की तो ये तैयारी कर ली गई, तो उनको तो मंत्री पद से ही बाहर रखने का इंतजाम कर दिया था केंद्रीय नेतृत्व ने, क्योंकि स्वतंत्र देव ने जो प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए जो केंद्रीय नेतृत्व की मंशा थी कि वो प्रदेश वो जो है अपनी एक अलग से तान छेड़कर और योगी जी को परेशान करें, ये काम उन्होंने नहीं किया। स्वतंत्र देव जब तक प्रदेश अध्यक्ष रहे भारतीय जनता पार्टी के, तब तक बहुत शानदार ट्यूनिंग रही मुख्यमंत्री और संगठन के बीच में। ये काम नहीं किया, तो इसलिए स्वतंत्र देव भी केंद्रीय नेतृत्व की नाराजगी के शिकार हो गए थे। तो स्वतंत्र देव के तो उप मुख्यमंत्री तो बनाना दूर है, जब कह रहे थे योगी जी कि अगर आपको सामाजिक समीकरण के नाते बनाना है उप मुख्यमंत्री और आप पिछड़े वर्ग का बनाना चाहते हैं, तो आप स्वतंत्र देव को बना दीजिए। स्वतंत्र देव ने इस बीच में पिछड़े वर्ग के अंदर काम भी किया, और जो पिछड़े वर्ग की सबसे प्रभावशाली जाति यादव के बाद में उत्तर प्रदेश में उस कुर्मी समाज से वो आते हैं, लेकिन उनका ये इंतजाम कर दिया कि उनकी शपथ ग्रहण ही ना हो पाए। तो योगी जी आखिरी में योगी जी को बहुत पापड़ बेलने पड़े, तब जो है जब शपथ ग्रहण शुरू हो गया था उसके बाद उनको ये सहमति बनी कि नहीं उनका जो है उनको भी मंत्रिमंडल में कैबिनेट में जगह दिला दी जाए, वरना स्वतंत्र देव को निपटा दिया होता केंद्रीय नेतृत्व। तो कहने का मतलब ये कि उस समय पे भी पिछड़ा नेता बनाना तो एक हारे हुए पे नेता को आप क्यों बनाना चाहते थे मुख्यमंत्री। उस समय स्वतंत्र देव को बना ही देना चाहिए था। फिर इसी तरह से उस पर सवाल आया एक ब्राह्मण में से उप मुख्यमंत्री हो, एक पिछड़े वर्ग में से हो, एक ब्राह्मण में से हो। तो ब्राह्मण में से मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक तो भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से है नहीं, वो तो कई घाटों का पानी पी के भारतीय जनता पार्टी के अंदर आए हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की रीत से तो परिचित है नहीं। दिनेश शर्मा थे पहले उप मुख्यमंत्री, तो दिनेश शर्मा वो भारतीय जनता पार्टी की रीत से परिचित थे। एक अरसे से भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है सोशल इंजीनियरिंग के जरिए अपना जनाधार बढ़ाने का काम करती रही है भारतीय जनता पार्टी, और संघ करता रहा। उसी का नतीजा है कि आज उसका समर्थन इतना उसने इकट्ठा कर लिया। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में भी जहाँ पे पता चला सामाजिक न्याय की प्रयोगशाला थी, सपा और बसपा जैसी पार्टियाँ थी, तो वहाँ पर भी उन्होंने वंचित तबके के अंदर उसी सोशल इंजीनियरिंग के जरिए इतनी अपनी पैठ मजबूत कर ली कि आज जो है आज वो उनको खुद ही आज बहुमत के लायक उनको लोगों का समर्थन मिल जाता, बहुतायत में उनका समर्थन मिल रहा, पिछड़े और उनका तो क्योंकि जो संघ और जो ये कवायद हुई सोशल इंजीनियरिंग की, तो संघ के और या भाजपा के जो नेता थे उनने उस कवायद के कारण उन्होंने इस बात को सीख लिया कि केवल अपनी ही जाति की बाड़बंदी तक मत सीमित रहो। वैसे भी ब्राह्मण समाज के ऊपर ये बड़े आरोप लगते कि उनके नेता उसके जातिवाद के मोह में खुल्ला मतलब ये करने लगते, वो अपनी जात के अलावा कि दूसरी जात के यहाँ के लोगों का जाते नहीं, हर काम मतलब वो अपने पता चला कि
वो जाति पक्षधरता की बात, हर काम में जाति पक्षधरता की बात करने लगे। लेकिन दिनेश शर्मा चूँकि संघ के और भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, तो उन्होंने जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो मूल भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण नेता, जैसे उन्होंने अपना ढर्रा बदला, वैसे ही दिनेश शर्मा ने भी सीख लिया था नई परिस्थितियों के अनुसार, और जो है पार्टी की सेवा करने का काम। उसका नतीजा है कि दिनेश शर्मा को आता था। वो केवल ब्राह्मणों तक सिमटे नहीं रहते थे, वो स्वतंत्र देव जी को भी एक तरह से, स्वतंत्र देव को जो आगे बढ़ाने का काम है उसमें दिनेश शर्मा को उसकी क्रेडिट दी जाती है। तो दिनेश शर्मा ने ऐसे कई पिछड़े और दलित नेताओं को जो है बकअप करने का काम किया है। ये उनके अंदर खूबी थी। तो अगर ब्राह्मण नेता बनाना था तो जिस वजह से बनाना था राजनीतिक उपयोगिता के आधार पर, तो उसमें तो दिनेश शर्मा को बरकरार रखा जाना चाहिए था। लेकिन दिनेश शर्मा को भी आपने हटा दिया, क्योंकि दिनेश शर्मा भी इस बात में विश्वास नहीं रखते थे कि वो जो है, पता चला कि अपना काम करने की बजाय और वो सरकार में एक खुरापात पैदा करने का काम करें, इसमें वो विश्वास नहीं करते थे। वो भी, उनका रवैया भी सहयोगात्मक रवैये में उनका विश्वास था। तो इसलिए दिनेश शर्मा को भी संड कर दिया गया और ये कहा गया कि दिनेश शर्मा को तो हम कोई राष्ट्रीय भूमिका देना चाहते हैं, इसलिए किया गया। लेकिन राष्ट्रीय भूमि ये भरमाने वाली बात थी। दिनेश शर्मा को कहाँ राष्ट्रीय भूमिका आज तक दी गई? केवल राज्यसभा में भेज दिया, कोई राष्ट्रीय भूमिका तो उनको आज तक दी नहीं गई। ब्रजेश पाठक रीति से परिचित नहीं थे, जैसे वो तो आए थे तो बसपा में, जैसे वो बसपा में रहे तो बसपा में तो ट्रेनिंग ही दी जाती है। वो ठाकुर नेता हो, वो ब्राह्मण नेता हो, वो कुर्मी नेता हो, वो जिस जात का, केवल अपने जात के लोगों का काम करो, अपने जात के लोगों के बीच में जाओ, बस। बाकी सबके प्रिय बनने की कोशिश मत करो। आपको जो है, आपका ये काम नहीं है कि सबको साधो, पार्टी को आपकी ऐसी सेवा नहीं करानी। बसपा में ये ट्रेनिंग दी जाती, कुछ इसी तरह की ट्रेनिंग समाजवादी पार्टी में भी दी जाती। तो वो तो ये जो उनकी जैसी ट्रेनिंग हुई थी उसी कार्यशैली के वो अभ्यस्त है। तो वो तो जो है, वो दरार करने का, कुंठा पैदा करने का काम कर रहे। केवल अपनी जात के अलावा कहीं वो जाते नहीं, मिलते भी हैं तो जात के लोगों से मिलते हैं। तो कोई पार्टी उनकी वजह से बढ़ तो नहीं रही है। बस केवल ये है कि जो केंद्रीय भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व है, उसका एक अनिष्टकारी एक जो मंसूबे हैं वो इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों से पूरे हो रहे थे। तो एक इन दोनों मुख्यमंत्रियों को लेकर उनके मन में तो शुरू से ही था कि ये सहयोग की बजाय ये सरकार अच्छी चले, इसमें मन लगाने की बजाय ये काम करते कि कैसे मुख्यमंत्री परेशान हो। केंद्रीय नेतृत्व की तो डोर जो है, पुतलियां हैं ये, तो इनकी डोर तो केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। वो जैसा इनको नचाती है इन पुतलियों को, वैसा ये लोग नाचने लगते हैं। पता चला कि अब आप कभी थे आप 2017 में प्रतिशत के सम हो रहे, अब आप सरकार में आ गए थे तो आपको क्रांतिकारी ये भाषण देने की क्या जरूरत थी कि नहीं संगठन सरकार से बड़ा होता है। आप संगठन में थे क्या? संगठन को अगर योगी जी ने वास्तव में कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की थी और उससे संगठन नाराज था, तो ये बात तो संगठन के नेता को कहना चाहिए। ये बात तो भूपेन्द्र चौधरी को कहना चाहिए था, जो प्रदेश अध्यक्ष थे। आप तो सरकार में थे, आपका ये इस बात का कहने को आपका क्या अधिकार? आपने ये बात क्यों कही है? बिल्कुल बेतुकी और इसकी कोई रेलिवेंसी नहीं है जो आपने ये बात की। फिर भी आपको नहीं टोका गया कि आप जब संगठन के आदमी नहीं, आप सरकार के आदमी हैं। आप अपनी में सुधार करिए। अगर आप समझते हैं कि संगठन बड़ा है तो आप अपने मंत्रालय में करिए। आप जो काम कर रहे हो वहाँ मानिए कि संगठन बड़ा है। और अगर संगठन को तकलीफ है योगी जी की कार्यशैली से, तो संगठन जो प्रदेश अध्यक्ष है वो कहे, संगठन का कोई महामंत्री कहे। आपको ये कहने की क्या जरूरत थी? तो ये लगातार ये इसी ढंग का एक काम कर रहे थे। लगातार
जो योगी की सरकार है उनका इकबाल कमजोर करने का काम कर रहे थे। और जैसे खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता, कुछ वैसी स्थिति इन लोगों की करनी की वजह से यहाँ पे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के अंदर हो रही थी। पता चला कि एक विधायक ने एसडीएम को थप्पड़ ही मार दिया। अब इन लोगों के उसमें सहबाजी के चक्कर में ये जरूरत क्यों बढ़ गई? कहीं ना कहीं उस विधायक की कहीं ना कहीं हौसला अफजाई वो महसूस कर रहा था, अपनी हौसला अफजाई, इसलिए उसने ऐसे कर दी। वरना कल्याण सिंह के टाइम पे कोई ये जरूरत कर सकता था और योगी जी को मन महसूस के रह जाना पड़ा। क्या ही कहा, आपका इकबाल ले गया कि आपकी कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। कल्याण सिंह होते जेल भेज देते। लेकिन अब योगी को तो ये पता था कि मेरे तो पूरी मेरे तो कदम कदम पे मेरे लिए कांटे बिछाए जा रहे, तो वो उन्हें सबको साधना पड़ता। तो हर आदमी पार्टी में उदंडता करने पर उतारू हो जाता है। नंद किशोर गुर्जर जी ने अपना कपड़ा फाड़ लिया, 50,000 का रोजाना काटी जा रही है उत्तर प्रदेश में। इतना बड़ा आरोप लगा दिया, क्या मैसेज जाएगा? क्या उससे पार्टी का नुकसान नहीं होगा? तो ये स्पष्ट हो गया कि इन दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, जो इतनी ज़्यादा देश भावना रखते हैं योगी आदित्यनाथ से, इनको बनाने के पीछे पार्टी को मजबूत करने की कोई रणनीति नहीं। इनका एकमात्र मकसद है कि जो है योगी को कमज़ोर करना, उनकी सरकार को इकबाल को कायम ना होने देना, और उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि केंद्रीय नेतृत्व के, इससे पार्टी का नुकसान होता रहे तो हो जाए। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व को ये विश्वास है कि उसके बाद जब योगी को हम ठिकाने लगा देंगे तो हमारे पास तो तमाम सारी ऐसी तरी बूटियाँ हैं जिससे हम पता चला कि मरे आदमी को जिंदा कर दें। तो हम तो अपनी पार्टी को ये उनके अंदर आत्मविश्वास से तारीफ करनी पड़ेगी। और आत्मविश्वास क्या कहेंगे, उनका करिश्मा और क्षमता उन्होंने करके दिखाया भी है कि वो जो चाहते हैं वहाँ पे एक सिद्धि मिली जाती। तो ये तो मैंने उनके दोनों अभी जो तमाम, क्योंकि इस घटना के बाद में जब दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं गए तो और राज्यपाल महोदया भी नहीं गई वहाँ अयोध्या पे, और वो कार्यक्रम हो गया, तो ये था कि शायद इससे विचलित होंगे मुख्यमंत्री, उनके मन में प्रायश्चित की भावना आएगी, कुछ वो घबराहट उनमें नजर आएगी। लेकिन न तो मुख्यमंत्री में कोई घबराहट नजर आई, ना उन्हें इस बात का कोई प्रस्ताव आया कि हमने दोनों उप मुख्यमंत्रियों के नाम नहीं दिए थे। वो तो और कोई जो है कोई उस टाइप की हलचल के कोई डर पैदा हुआ हो, कोई कुछ जो है कोई गड़बड़ी पैदा हुई, ऐसा एहसास ही नहीं हो रहा। अरे ऐसा लग रहा कि नहीं गए, आपकी मर्जी, नहीं जाइए, आप घर बैठे रहिए। वो खुद ही दोनों उप मुख्यमंत्री अपने आप महत्वहीन साबित हो रहे हो। लेकिन पर ये वो भी एक प्रायोजन चल रहा है, सोशल मीडिया पर भी प्रायोजन चल रहा है और कुछ और जगह पे भी प्रायोजन चल रहा है कि इस बात को दर्शाया जाए कि उत्तर प्रदेश में कितनी बड़ी योगी ने कितना बड़ा एक तरीके अपने पैरों पे कुल्हाड़ी करने का काम, कुल्हाड़ी मारने का काम कर लिया है। किस तरीके से उन्होंने दोनों मुख्यमंत्रियों को ना जो है देखे कैसी धृष्टता कर ली है, जिससे खुद ही अपने, और इसलिए उनकी सरकार संकट में आ गई। एक मैसेज चला जाए अधिकारियों में, वो उनके कहने से काम करना बंद कर दें, वो विधायकों में एक मैसेज चला जाए, तो प्रायोजना चल रही। तो एक जो है एक तरफा समाचार सोशल मीडिया पर इसको लेके तमाम वीडियो जो सामने आ रहे वो एक तरफा वीडियो आ रहे। तो हमने भी जो वीडियो बनाया उसमें दोनों तरफ की बात रखी है कि अगर केंद्रीय नेतृत्व को ये विश्वास है कि नहीं, हम योगी जी को हटा देंगे और योगी इस ढंग से योगी जी को हटने के लिए मजबूर कर देंगे और इससे पार्टी को कोई नुकसान नहीं हुआ, तो योगी जी को भी अब ये विश्वास हो चुका है कि मेरी ब्रांडिंग इतनी हो चुकी है, मेरा इतना जो है जो चेहरा मेरा इतना मजबूती के साथ में स्थापित हो चुका है कि केंद्रीय नेतृत्व के बूते की बात नहीं रह गई कि वो हमको संड करने का काम कर पाए। इसलिए उन्होंने ये जो है ये एक बहुत बड़ी शह देने का काम किया है इन दोनों उप मुख्यमंत्री को जानबूझ के नाराज करके।
अब इसके बाद केंद्रीय नेतृत्व की अभी कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई। अभी तो सारे लोग दीपावली का जश्न मनाने में व्यस्त हैं, और दूसरी बात बिहार के चुनाव की व्यस्तताएं भी केंद्रीय नेतृत्व के सामने हैं। तो इसलिए तो क्या फिलहाल तो अभी खून का घूंट पीने जैसी स्थिति में, पीकर चुप रहने जैसी स्थिति में केंद्रीय नेतृत्व है। लेकिन बिहार के चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद में क्या होता है, अगला केंद्रीय नेतृत्व की अगला कौन सा कदम होता है, अगला कौन सा मोहरा वो आगे बढ़ाएंगे, ये देखने वाली बात होगी। या कहीं योगी जी को ये संकेत मिल रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व की खुद ही बहिर पड़ने वाला है। इस नाते उन्होंने ये साहस करके दिखाया। जो भी हो, उसके लिए भी बिहार के चुनाव तक का इंतज़ार करना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में जो इससे जो उठापटक और बढ़ाने की कोशिश की जाएगी उस पर निगाह रखनी पड़ेगी। अभी की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।